आप देख रहे हैं समाचार फॉर मीडिया। मैं हूं पंकज शर्मा और मेरे साथ हैं जागरण प्रकाशन लिमिटेड के बाइलिंगुअल अखबार आईनेक्स के सीईओ आलोक सांवल जी। आलोक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू पंकज जी। जी सर, हमारे पाठकों के 2-3 सवाल थे तो मैं चाह रहा था कि आपसे थोड़े सवाल हो जाएं। जी। जैसे टेक्नोलॉजी समय के साथ साथ बदलती रहती है। पहले प्रिंट था तो प्रिंट तो लंबे समय से आ रहा है, उसके बाद टीवी आया। तो अब हम ये तो नहीं कहेंगे टक्कर देने के लिए आया या चुनौती मिली, समय टेक्नोलॉजी थी, फिर डिजिटल आ गया। अब डिजिटल के बाद हम देख रहे हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और चैट जीपीटी इस तरह से आते जा रहे हैं, लगातार टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है। तो अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और चैट जीपीटी आया है, उसको आप कैसे चुनौती या संभावनाएं किस रूप में देखते हैं? पंकज जी, पहली बार तो मैं ये बात मान के चलता हूँ और बहुत स्थायी रूप से गहरे से मान के चलता हूँ कि किसी भी नई टेक्नोलॉजिकल इन्वेंशन के चलते पुराना इरेलेवेंट नहीं होता है। देखिए, हम लोग की पूरी सृष्टि की साइकिल या पहिए से शुरुआत हुई। उसके पहले तो चौकोर होता था, घूम नहीं सकता था। साइकिलें आईं, गाड़ियाँ आईं, मोटरसाइकिल आईं, मोटराइज्ड व्हीकल आए। मोटराइज्ड व्हीकल के बाद में ऐसी स्थितियाँ आईं कि स्पीड जेट्स आए, तमाम सारी बुलेट ट्रेन्स आईं। साइकिल की उपयोगिता पूरी तरीके से और बल्कि बहुत ज़्यादा उसी के उसी रूप में है, क्योंकि वो मूलभूत संरचना का आधार है। मेरा मानना ये है कि अखबारों के पेनिट्रेशन में इस देश में अभी हम 40 से 42% तक नहीं पहुँचे, जबकि साक्षरता हमारी 78% है। तो अखबार पढ़े जाते रहेंगे। अखबारों के कंटेंट को समसामयिक बनाना और अपने नए पाठकों के अनुरूप बनाना, वो ज़्यादा महत्वपूर्ण बात है। और वही कंटेंट जो आप अखबार के लिए जनरेट कर रहे हैं, जो भी आप सामग्री दे रहे हैं, उसको यदि आप एक साथ, यानी कि आपका इनपुट कॉमन है और आप आउटपुट के लेवल पर यदि तमाम सारी दूसरे मीडियम पर लेके जा सकें और उनके बीच में पढ़ने के क्रम को आप डिजिटल से प्रिंट में ला सकें, प्रिंट से डिजिटल में ला सकें, तो ये लॉन्जिविटी है। फिर बात आई चैट जीपीटी की और फिर बात आई एआई की। देखिए, संभावनाएं और दुर्भावनाएं जो भी एक हम कहें, दोनों इससे जुड़ी हुई हैं। बहुत सारा ऐसा कंटेंट जनरेट हो जाएगा जिसमें बहुत सारी थिंकिंग नहीं जाएगी। लेकिन मैं आपको इतनी बात बता दूं कि जो एंड यूज़र होता है और उस एंड यूज़र के, या जिसे कहना चाहिए जो पाठक है, उसके अपने पढ़ने के पीछे का सबसे बड़ा कारण किसी व्यक्ति द्वारा कही गई भावना और उसमें अंतर्निहित बहुत छोटी छोटी सूक्ष्म संवेदनाएं शामिल हैं। वो इस चैट जीपीटी और एआई से प्रभावित नहीं होने वाली है, और जब हो जाएगी तो बड़ी कॉस्मेटिक लगने लगेगी। हम सब वापस से प्रकृति की ओर जा रहे हैं। मूल संवाद, मूल संरचना और मूल जो हमारा कम्युनिकेशन है, वो नहीं हटने वाला। तो मैं इसके प्रति बहुत ज़्यादा, ठीक है इसमें कुछ सुविधाएं आ जाएंगी, अच्छी बात है, लेकिन मैं इसके प्रति ज़्यादा सतर्क होने की कोई भी ज़रूरत नहीं समझता। अच्छा सर, न्यूज़ के साथ हम लोग न्यूज़ के बिजनेस में हैं और न्यूज़ में सबसे मेन चीज़ होती है क्रेडिबिलिटी। लेकिन हम देख रहे हैं कि फेक न्यूज़ लगातार लंबे समय से चुनौती बना हुआ है। अब एक नया शब्द और आ गया है, डीप फेक। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, अभी पीएम का ही एक इंटरव्यू हुआ था, डीप फेक मतलब इंटरव्यू क्या, उनका जो एक इवेंट था डांस करते हुए, गरबा खेलते हुए आया था, उन्होंने खुद कहा था कि ये मेरा वीडियो नहीं है। एक एक्ट्रेस का भी हुआ था। इस तरह डीप फेक चल रहा है, तो आपकी नज़र में इससे हम लोग कैसे बच सकते हैं? किस तरह से इस पर अंकुश लगाया जा सकता है? पंकज जी, पहला सवाल तो ये है कि किसे बचना है, किस मीडियम को बचना है। 10, 20, 100, 150 ऐसी घटनाओं में अगर 150 घटनाएं हैं तो 140 घटनाएं जो होंगी वो डिजिटल मीडियम से जुड़ी हुई होंगी, है ना। आप अखबार में कहीं डीप फेक आ जाए, उसका कोई तकनीक आ जाए, या अखबार में कोई फेक न्यूज़, जब तक कि कोई क्रेडिबल न्यूज़ में तथ्य की परख ना की गई हो, इसलिए गलत हो गई हो, उसे मैं फेक मान सकता हूँ। किसी तरीके से प्रस्तुतिकरण गलत रूप से कर दिया जाए, उसे मैं एक विचारधारा के लेवल पे कह सकता हूँ कि वो विचार का अंतर है या मतांतर है, लेकिन अदरवाइज इस मीडियम के साथ वो चैलेंज नहीं है। तो जब आपको फाइनली क्रेडिबल, तथ्यात्मक और ज़रूरी किसी भी चीज़ की आवश्यकता होगी, कम से कम ये मीडियम अछूता है और लिखित शब्दों के रूप में हम उससे परेशान नहीं होंगे। एआई के चैलेंजेस और चैट जीपीटी के चैलेंजेस और डीप फेक के चैलेंजेस या फेक न्यूज़ के चैलेंजेस
बिल्कुल वैसे ही चैलेंजेस हैं जब अल्फ्रेड नोबल ने डायनामाइट का आविष्कार किया और उससे अच्छी चीज़ें भी हुई और बाद में उसको ग्लानि के चलते उसको एक पुरस्कार रखना पड़ा, और या फिर ओपेनहाइमर ने एटॉमिक एनर्जी का जब शुरुआत की तो उसके बाद में रिग्रेट के उनके सारे शब्द निकल कर के आए। तो टेक्नोलॉजी हमेशा आपको बहुत चैलेंजिंग साइड में लेकर के जाएगी। तो मानवता या फिर जो भी कोई पाठक हैं वो इवेंचुअली उन चीज़ों में जहाँ पर आपको मूलभूत संरचना से सबसे पहले भोजपत्रों से लिखी हुई चीज़ों की हमारी लंबी जर्नी रही है, 3 साढ़े 3 4 हज़ार साल पहले की रही है, उसी स्वरूप में इसकी क्रेडिबिलिटी के कारण प्रिंट मीडियम की और ज़्यादा रिलेवेंस होगी। ये बात मैं बिल्कुल अपने विश्वास में प्रामाणिक रूप से कह सकता हूँ। अच्छा, एक हाल ही में जो PRP जो वो आया, PRP बिल आया है जो, उसको लेकर आप क्या कहेंगे सर? PRP अभी लोकसभा में पास हुआ है, उससे पहले राज्यसभा में पास हो चुका है, तो प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन पीरियोडिकल बिल्स वाला, तो उसको लेकर आपका क्या कहना है कि प्रिंट मीडिया पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? फ़ायदा होगा या ठीक रहेगा नए बिल को लेकर? देखिए, कुछ लेवल के रेगुलेशन जो कि सरकार हमेशा बनाए जाने के पक्ष में थी, और उस रेगुलेशन में अगर आप ब्रॉडकास्ट मीडिया के रेगुलेशन देखें या फिर सेल्फ रेगुलेटरी मैकेनिज़्म देखें, हम लोगों के पास तो प्रिंट इंडस्ट्री में बहुत सी ऐसी बॉडीज़ हैं जो स्वतः संज्ञान लेते हुए रेगुलेटरी मोड में काम करती चली आई है, और हमारी जो व्यवस्था है वो बहुत ज़्यादा तगड़ी है। हमारी जो व्यवस्था है वो ब्रॉडकास्ट मीडिया से कई गुना ज़्यादा तगड़ी है। मतलब हमारे पास में प्रेस की अलग अलग 3-4 किस्म की बॉडीज़ हैं, समाचार पत्रों की न्यूज़पेपर सोसाइटी के रूप में संस्थाएं हैं, उनके सर्कुलेशन को रेगुलेट करने की संस्थाएं हैं, कंटेंट को रेगुलेट करने की संस्थाएं हैं। तो मूलतः हमारे लिए ऐसी आवश्यकता सरकार को नहीं होनी चाहिए थी। अगर उन्होंने उसके कुछ ऐसे छोटे मोटे पक्षों को देखा है तो उसको उन्हें देखना चाहिए। बाकी मैं ये कहूँगा कि ये देश जो है स्वतंत्रता से यहाँ निकल कर के आया तो प्रेस को और खास करके प्रिंट मीडिया को चौथे स्तंभ के रूप में लेकर के आया है, तो बहुत गहरी आवश्यकता मैं पर व्यक्तिगत रूप से नहीं मानता। बाकी ये मेरा व्यक्तिगत विचार है, न संस्था का विचार है और न ही एक जनरल लेवल का विचार है। हम लोग प्रिंट न्यूज़ से जुड़े हुए हैं जैसे जी, तो न्यूज़ प्रिंट की कीमतों पर यदि हम बात करें अगर एक मार्केटिंग को लेकर, तो 10% कस्टम ड्यूटी, फिर 5%। अब काफ़ी समय से मांग उठ रही है कि इसको न्यूज़ प्रिंट के जो है कस्टम ड्यूटी इंपोर्ट पे जो ख़त्म कर दी जाए, तो आपका उसको लेकर न्यूज़ प्रिंट की कीमतों को लेकर आपका क्या कहना है? बिल्कुल रेलिवेंट बात है, बिल्कुल रेलिवेंट और बिल्कुल मतलब पूरी तरीके से ज़रूरी बात है। सबसे पहले तो चीज़ ये थी कि बहुत वर्षों पहले हमें सब्सिडी मिलती थी न्यूज़ प्रिंट में, जिस सब्सिडी को सरकार ने समय आने पर हटाया। ये बात लॉजिकल है, लेकिन यदि आपको इस देश में तथ्यात्मक खबरों को और ऐसे खबरों को जिससे समाज और संरचनाएं जुड़ती हैं और जिसके माध्यम से सरकार भी बहुत सारे काम करती है, सरकार सारा कुछ एडवर्टीजमेंट्स के माध्यम से कम्युनिकेट नहीं कर सकती। सरकार के सामाजिक संरचना को ठीक तरीके से चलाने के ढेरों प्रयासों को प्रिंट मीडिया पूरी रूप से रन करता है, और उसको रन करने के लिए प्रिंट मीडिया कोई बहुत प्रॉफिटेबल वेंचर नहीं है। ये बात सरकार को समझनी। अगर आप इंडस्ट्री की बात करते हैं तो कोई 20,000 करोड़, 40,000 करोड़, 1.5 लाख करोड़ की एक कंपनियां हैं। ये पूरी की पूरी प्रिंट मीडिया इंडस्ट्री 28,000 करोड़ रुपए की है, इससे बड़ी नहीं है, इसको इंडस्ट्री भी नहीं कहा जा सकता। तो इसको संरक्षित और इसको सुरक्षित रखने की उतनी ही जिम्मेदारी सरकार की है, इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री की है। अव्वल तो उन्हें रखना ही नहीं चाहिए था ये जो 5% का रखा है, लेकिन जिस तरह से इसके दाम बढ़ रहे हैं, यदि वो चाहते हैं कि इस देश में लोकतांत्रिक मूल्य बने रहें और उसके लिए एक स्वतंत्र प्रेस बनी रहे, तो इसके लिए उन्हें स्वतः इसको 5% से हटा देना चाहिए और 0 कर देना चाहिए। अच्छा, जैसे ये साल 2023 खत्म होने वाला है और 2024 आने वाला है, तो आपकी नज़र में मीडिया के लिहाज से 2023 कैसा रहा और 2024 में आप किस तरह की संभावनाएं उम्मीद देखते हैं मीडिया को? मैं अगर खास करके प्रिंट मीडिया की बात करूं तो मैं ये कहूँगा कि ये उन संभावनाओं से भरा वर्ष था जब 2-2.5 साल कोविड से निकल करके हम वापस से पूरी गति से रन करने की स्थिति में आ गए। सारे के सारे प्रिंट मीडिया प्लेयर्स ने ये रियलाइज़ किया कि सब्सक्रिप्शन रेवेन्यू मैटर करती है, यानी कि अखबारों के कवर प्राइस पर आधारित जो हमारा रेवेन्यू मॉडल है वो मैटर करता है, और पाठकों को भी ये रियलाइजेशन हुआ।
कोविड के बाद के पीरियड निकलने के बाद में, पेंडेमिक पीरियड निकलने के बाद में जो पूरा का पूरा हम लोगों का ये समय रहा 1 वर्ष का, इसने सारा का सारा शॉक एब्जॉर्बिशन का काम कर लिया है। अब हम वापस से मजबूती से जिस भी जगह पर आ गए हैं, मान लीजिए हमारी पूरी अखबारों की व्यवस्था 20% से घटी है, तो हम जिस जगह खड़े हैं अब पूरी मजबूती से खड़े हैं, यहाँ से आगे ही बढ़ना है। और आगे के सालों में बहुत सारे, चूँकि हमें 2 ही हमारे रेवेन्यू के स्रोत हैं, एक हमारे पाठक हैं, हम लोग बढ़ी हुई दामों पर अखबार मार्केट में लेके जा रहे हैं। तकरीबन उत्तर भारत के तमाम सारे अखबार 7 रुपये के कवर प्राइस पर बिक रहे हैं। एक समय होता था ये 3 या 4 हुआ करता था। और इसके अलावा एडवर्टाइज़र्स जो कि हमें रेवेन्यू की दृष्टि से सपोर्ट करते हैं, उन्होंने भी वापस से बहुत सारा काम प्रिंट में किया है। तो हमें अपनी मजबूती से अपने अच्छे कंटेंट, और ये बात मैं यहाँ हाईलाइट करना चाहूँगा, खास करके हमारा पूरा का पूरा जो हिंदी भाषा भाषी अखबार का क्षेत्र है, कि क्वालिटी कंटेंट के प्रति या बहुत अच्छी विशिष्टता के साथ दिए गए कंटेंट के प्रति हम लोगों को बहुत सचेत रहना पड़ेगा। अच्छे कंटेंट को देने के लिए बिल्कुल प्रतिबद्ध रहना पड़ेगा। तो कोई चिंता की बात नहीं। अब टक्कर मतलब ज़्यादा हो गई है डिजिटल को, जबकि क्योंकि जैसे अभी आपने कोविड की बात करी, तो कोविड में डिजिटल की तरफ लोग बहुत सारे डाइवर्ट हो गए थे। तो अब क्या वो वापस आ गए हैं, क्योंकि पाठक वर्ग तो वही है, क्या वो प्रिंट की तरफ वापस आ गए हैं जो कोविड के पीरियड से पहले का वो स्थिति हो गई है, या अभी उसमें टाइम लगेगा? एक शब्द मैं बोलता हूँ जिसे हम लोग इसे मार्केटिंग में प्रयोग करते हैं, लीकी बकेट थ्योरी, जिसमें है कि कुछ पाठक बाहर जाएंगे, कुछ और पाठक आएंगे। मैंने सबसे शुरू में कहा था कि कुल मिलाकर के 40 से 45% लोग साक्षर आबादी है जो कि अखबार पढ़ने की संभावना लेके चलती है, वो इस देश में अखबार पढ़ते हैं। हमारे पास में अभी 35% लोग, यानी कि हम जितने लोगों को अखबार पढ़ा रहे हैं तकरीबन उसके 70% और लोगों को अखबार पढ़ाने की हमको जिम्मेदारी निभानी है। और मल्टीपल चैनल व्यूइंग होम्स हैं, तो मल्टीपल न्यूज़पेपर रीडिंग होम्स कैसे नहीं हो सकते हैं? तो हमारे पास में वो संभावनाएं हैं। फिर एक अखबार से 10 लोग अखबार पढ़ते हैं, 25 लोग अखबार पढ़ते हैं, कभी पूरा पढ़ते हैं, कोई आगे पढ़ते हैं। हम लोग तो जानते हैं किस तरह से अखबार एक एक पेज तार तार हो जाता है, उस तरह से पढ़ा जाता है। उसके बाद में बहुत सारे घरों में अलग अलग तरीके से संयुक्त परिवार, अब एक एकल परिवार हो रहे हैं, लोग काम करने के लिए दूसरी जगह जा रहे हैं। तो अखबारों के सर्कुलेशन की दृष्टि से या उनके प्रसार की दृष्टि से कह रहा हूँ, अनन्य संभावनाएं, बहुत सारी संभावनाएं हैं। उसी तरीके से अखबारों के पढ़ने की दृष्टि से संभावनाएं हैं। अखबारों के क्रेडिबल यानी कि प्रामाणिक होने के चलते तथ्यात्मक खबरों की संभावनाएं हैं। उसमें पूरे दम से लगे रह करके हमारा काम बढ़िया होगा, इसमें हमें कोई चिंता की बात नहीं है। एज अ मीडिया हाउस इसमें मैं आपसे कह सकता हूँ हमें कोई चिंता नहीं है। आजकल जैसे लोगों पे समय कम है, लोग क्या सुबह अखबार नहीं आ रहा, टाइम नहीं है, तुरंत मोबाइल पे पढ़ लिया, रास्ते में पढ़ लिया, गाड़ी में पढ़ लिया, जो भी है। तो आपको क्या लग रहा है कि मतलब जो प्रिंट वाला था अखबार पढ़ते थे और ये डिजिटल वाला है, इसमें ज़्यादा डिफरेंस बढ़ता जा रहा है अभी, या लोग अभी भी अखबार घर पे मंगाना और घर पे पढ़ना पसंद करते हैं? मतलब रेशियो क्या आ रहा है इसमें? पंकज जी, एक बात तो मैं ये कहना चाहूँगा कि ये भारत जो है, जो 140 करोड़ लोगों का देश है, इसमें इन 10 मेट्रो में रहने वाले लोग इस पूरे देश की 3% या 4% आबादी भी नहीं बनते हैं। निर्णय लेना या उस बारे में सोचना कि इस देश में क्या हो रहा है, वो इन 10 शहरों में होता है, और जैसे लोग यहाँ पर रहते हैं। तो जब आपने कहा कि रास्ते में पढ़ लेते हैं, भाई मुझे बताइए, मैं कानपुर में रहता हूँ, मेरा रास्ता ही 10 मिनट का है, मैं कौन सा अखबार पढ़ लूँगा उसके बीच में, है ना? इतने सारे, जब मैं उस शहर की बात कर रहा हूँ जो इस देश के टॉप 20 सिटीज़ में आ जाता है, तो फिर आप पूरे देश की संकल्पना देखिए, कौन सा व्यक्ति कहाँ रास्ते में पढ़ लेगा? अखबार घर में ही पढ़ा जाएगा। हमारे पास खूब चाय पीने का समय होता है, आराम से अखबार पढ़ने का समय होता है। जो ये आपाधापी है, ये इन 10 मेट्रोस की है। आपका सवाल ये होता है इन 10 मेट्रो में क्या होगा, तो मैं ये कह सकता था कि हाँ, हो सकता है वो दूसरे रास्ते मुहैया कर लें। लेकिन हम जिन जगहों पर, जब कोविड भी हुआ, बड़े लोगों ने कहा अरे अखबार की कॉपीज गिरने लगी तमाम। हम लोग को ये सुन के हैरत हो रहा था कि हमारे यहाँ तो ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। हमारे यहाँ पे किसी तरह का मतलब ये कि अखबार से ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। चैलेंज ये थी, एडवर्टाइजिंग रेवेन्यू नीचे गिर रही थी, सर्कुलेशन गिर नहीं रहा था। हमारी चिंता ये थी कि हमारा भी सर्कुलेशन थोड़ा गिर गया होता तो हमारी प्रॉफिटेबिलिटी बनी रहती, क्योंकि हमारे यहाँ पर इस प्रकार का कोई असर नहीं हुआ। आप यही सवाल अगर हम लोग बैठ करके बनारस में कहीं आसानी से घाट आट पे बैठ के बात कर रहे होते, तो मैं आपको चलते चलते दिखा देता कि अखबार कैसे पढ़े जा रहे हैं। और अखबार के पढ़ने की जो ये बदलाव है, मैं बार बार जो भी लोग इस वक्त इस इंटरव्यू को देख रहे हैं, मैं उनसे ये निवेदन करना चाहूँगा कि यह देश इन 10 मेट्रो में नहीं रहता है।
अगर आप इस 10 मेट्रो में रहते हैं तो कम से कम घूम घूम के शहर को देख के निर्धारित करिए कि शहर में अखबार कैसे पढ़े जाते हैं, चीज़ों का कंजम्पशन कैसे होता है, तमाम कैसी चीज़ें होती हैं। क्योंकि होता यह है कि हमारे इर्द गिर्द जो दिख रहा होता है उससे हम अपनी पूरी की पूरी परिकल्पना संकल्पना बना लेते हैं। आप डेटा फैक्ट्स पर जाइए, आपके पास में ABC IRS जो भी कुछ डेटा आ रहा है उससे आपको समझ में आ जाएगा अखबार कैसे पढ़े जा रहे हैं। खुद मार्केट में चले जाइए, कई दफ़े मैं कहता हूँ सुबह सेंटर पे चले जाइए, कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। 4 बजे आदमी उठता है। मैं तो बहुत सात बार अपने जो इंडस्ट्री के यहाँ दिल्ली बॉम्बे के साथी हैं कहते भाई आइए हमारे साथ पार्टी कर लीजिए, रात भर पार्टी करिएगा, सुबह 4 बजे सेंटर पर चलिए और चल करके खुद देख लीजिए कि अखबार किस गहमा गहमी से बिकते हैं और उनकी क्या स्थिति है। तो वो सच्चाई हो सकता है दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, बेंगलोर में बदल गई हो, हमारे यहाँ नहीं बदली है। हम उसी तरीके की स्थिति में हैं और हम लोगों को उसी रियलिटी के साथ में अपनी न्यूज़पेपर के पढ़ने, कंटेंट, तमाम सारी चीज़ों को निर्धारित करना चाहिए। आपका कहना ये है कि लगातार तमाम चुनौतियाँ और जो बहुत सारी चीज़ें, प्रिंट ग्रो करता रहेगा समय के साथ। प्रिंट पूरी तरीके से स्टेबल और स्थिर रहेगा और आज से 10 वर्षों बाद में और 6 वर्षों बाद में वापस से प्रिंट को पकड़ करके जितने नीति नियंता हैं इस देश करके वो खड़े रहेंगे और कहेंगे कि भाई ये कम से कम एक ऐसा स्थिर आधार है जिसके माध्यम से ये पूरा देश, इसकी डेमोक्रेसी, इसकी रिपब्लिकन संरचना सब ठीक तरीके से चल रही है। यहाँ तक कि मार्केट की विपणन, डीपर पेनिट्रेशन, डीपर डिस्ट्रीब्यूशन, बिल्कुल छोटे से छोटे गाँव में जाना, किसी कम्युनिकेशन को भेजना, वहाँ पे पहुँचाना, उसका भी प्रिंट मूलाधार है, रहेगा और ये चीज़ सबके सामने आएगी। जी शुक्रिया। एक छोटा सा सवाल और था, अभी आज लास्ट आप एक्सपेरिमेंटल मार्केटिंग के इसमें कीनोट स्पीकर हैं, तो इस तरह के और इस इवेंट को लेकर आपका क्या अनुभव है और क्या कहना है? देखिए बहुत सुंदर सवाल है और आप के E4M संस्था के और बिजनेस वर्ल्ड के शीर्ष अनुराग बत्रा जी हैं, उन्होंने बड़ा अच्छी बात कही। उसी बात को मैं रीट्रेट करूंगा और अपने रूप में रीट्रेट करूंगा कि एक्सपीरियंशियल मार्केटिंग यानी लोगों के बीच में जाकर के अनुभव कराना, जिस प्रदेश में एक नहीं 2 जगहों पर, मतलब कहने का मतलब है उत्तराखंड को और उत्तर प्रदेश के अर्स्टवाइल स्वरूप को साथ में लेके चलूँ, महाकुंभ होते हैं तो वहाँ एक्सपीरियंशियल मार्केटिंग किस स्वरूप में होती है हम समझ सकते हैं। जिस प्रदेश में 22 जनवरी को होने वाला एक श्री राम जन्मभूमि में मंदिर का जो शुभारंभ है, उसके लिए पूरे देश में एक्सपीरियंशियल मार्केटिंग में सब अपने नज़दीकी जगहों पर मंदिरों में अलग अलग तरीके के दीप प्रज्वलित कर रहे हैं, उसको सामूहिक रूप से मना रहे हैं, वो एक्सपीरियंशियल मार्केटिंग है। तो यहाँ पे धर्म में एक्सपीरियंशियल मार्केटिंग है, यहाँ पे जीवन शैली में एक्सपीरियंशियल मार्केटिंग है, यहाँ पे व्यवहार में एक्सपीरियंशियल मार्केटिंग है। जब हम लोग खेल खेलते हैं तमाम किस्म के और उस पूरे के पूरे खेलों के बीच में बहुत सारा प्रचार प्रसार, ये सब तमाम चीज़ें आती है, उसमें एक्सपीरियंशियल मार्केटिंग है। तो मास मीडिया के थ्रू, ब्रॉडकास्ट मीडिया के थ्रू, प्रिंट मीडिया के थ्रू, डिजिटल मीडिया के थ्रू जो हम केवल कम्युनिकेशन संप्रेषित कर सकते हैं, अपने प्रोडक्ट्स के बारे में या अपनी उपादेयता के बारे में नहीं बता सकते। जब आप इवेंट मैनेजमेंट के माध्यम से लोगों के बीच में जाते हैं और अपने प्रोडक्ट को लोगों को एक्सपीरियंस कराते हैं तो फिर उसकी बात अलग है। हम एक खूबसूरत बेहतरीन कॉफ़ी का एक ऐड देखें जिसमें से काफ़ी एरोमा निकल रहा है और फिर अगर कोई यहाँ पर आए और हमको दोनों को कॉफ़ी का एक कप पकड़ा दे और फिर उसके टेस्ट के आधार पर हम निर्धारित करें, तो एक्सपीरियंशियल मार्केटिंग की सानी कोई दूसरी नहीं है। उसका हमेशा से बहुत बड़ा स्वरूप रहा है और बहुत बड़ा स्वरूप रहेगा। धन्यवाद। तो ये हमारे साथ थे आलोक सांवल जी, आईनेक्स के CEO, और उम्मीद है कि हमारे पाठकों को उनके तमाम सवालों के जवाब मिल गए होंगे। धन्यवाद आलोक जी, अपने जो हमें थैंक यू पंकज जी, थैंक यू।